एशियन ओपन बिल स्टॉक हैं जो आप यहाँ पर देख रहे हैं वीडियो के अंदर, और इसके साथ में स्पॉट बिल डक्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। एक्चुअली क्या है कि ये वीडियो मैंने साउंड के साथ ही रिकॉर्ड किया था जब मैं कैमरा रिपेयर करवा के वापस आ रही थी नोएडा से। तो साउंड के साथ ही इसको रिकॉर्ड किया था, लेकिन कुछ उन्होंने एलसीडी स्क्रीन चेंज करने के साथ में ऐसी कोई छेड़छाड़ कर दी है कि अब इस कैमरा में साउंड रिकॉर्डिंग बंद हो गई है। तो अब आज मैं इसको फिर से लेके जा रही हूँ चांदनी चौक ठीक कराने। अब देखते हैं क्या डिफेक्ट है इसमें, पता नहीं, हो सकता है कोई कनेक्शन लूज रह गया हो। तो अब नोएडा जाना तो पॉसिबल नहीं है, ना ही उसका कोई मतलब है। तो अगर चांदनी चौक में ठीक हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर कुछ और तरीका निकालना पड़ेगा। तो एशियन ओपन बिल स्टॉक को ओपन बिल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके दोनों जो ऊपर के और नीचे के बिल्स हैं, जो चोंच हैं, उसके बीच में एक गैप रहता है। तो इस गैप का भी कोई ना कोई कारण ज़रूर होगा। कारण ये है कि इसमें इनका जो खाना है, जो इनकी डाइट है, वो है मोलस्क। मोलस्क मतलब वो प्राणी छोटे छोटे जो पानी में रहते हैं, जिनके ऊपर एक शेल होती है। तो उस शेल को तोड़ने के लिए इनके बीक्स के बीच में गैप दिया गया है, और उसको अपने दोनों बीक के बीच में दबा के ये मतलब ब्रेक करते हैं उसके शेल को, उसके जो ऊपर का जो कवरिंग होती है, और उसके बाद इसको निगलते हैं। तो इसलिए इनको एशियन ओपन व्हील स्टॉक कहा गया है। और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ये रेसिडेंट हैं। काफ़ी जगह मैंने इनको देखा है, यहाँ पर दिल्ली एनसीआर में अक्सर दिख जाते थे, इस बार काफ़ी समय बाद दिखे हैं। और अभी मैं सांपला के पास में एक जगह पर हूँ जहाँ पर मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ इनको। और साथ ही यहाँ पर कुछ जो है स्पॉट पिल डक्स भी हैं। दोपहर के टाइम इनके आराम का टाइम होता है, तो स्पॉट पिल डक्स भी मैंने देखी यहाँ पर। और ये एशियन ओपन बिल आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज जो है मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, और बारिश भी हुई है काफ़ी। दिल्ली में सुबह से ही बारिश हो रही है, लेकिन आज जो है मुझे किसी ऑफिशियल काम से फरीदाबाद जाना था। तो मुझे जो है बाहर जाके रिकॉर्डिंग करने का मौका नहीं मिला। से ही मौसम बहुत अच्छा हो रहा था और बारिश हो रही थी सुबह, तो जाते समय पॉसिबल नहीं था गाड़ी से रिकॉर्डिंग करना, क्योंकि कैमरा तो मैं वैसे भी लेके नहीं आई थी। तो अब वापस आते समय बारिश रुक गई है, थोड़ा सा साफ़ हुआ है मौसम। तो अब मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ गाड़ी के अंदर से ही। और कल मैं कोशिश करूँगी, कल सैटरडे है, कि डीगल जाके, जहाँ पर मैं हमेशा से बर्ड्स के वीडियो शूट करती थी, वहाँ पे जाके शूट करूँ और देखूँ कि वहाँ पे कुछ बारिश हुई है नहीं। इस तरफ तो देखिए काफ़ी जो है धान की बुआई शुरू हो गई है, लेकिन झज्जर की तरफ मैंने अभी नहीं देखा धान की बुआई वहाँ तक नहीं हुई है। तो हो सकता है कि बारिश की वेट कर रहे हों और अब शुरू करेंगे करना। ये दोस्तों अरावलीज़ हैं। अरावलीज़ जो है राजस्थान से हरियाणा के अंदर भी कंटिन्यू करती हैं, और गुड़गांव और फरीदाबाद में आप देख सकते हैं इसको। तो ये हम वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से आ रहे हैं, और अरावली साइड में जो है बीच बीच में आती है यहाँ पर कुछ एरिया में। तो अरावली हिल्स जो है बहुत पुरानी पर्वत श्रृंखला है हमारे देश में। जैसे हिमालयस जो है उनको यंग माउंटेन कहा जाता है, क्योंकि वो नई पर्वत श्रृंखला है, लेकिन अरावली जो है वो बहुत पुरानी पर्वत है। और इनकी खास बात यह है कि ये यूनिक है क्योंकि इनका जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ साउथ है। बाकी जितने भी माउंटेन रेंजेस हैं इंडिया में, उनके जो डायरेक्शन है वो ईस्ट टू वेस्ट है, और अरावलीज़ का जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ टू साउथ है। तो दोस्तों, आज मैं फिर आ गई हूँ सुबह उसी जगह पर जहाँ पर मैं रिकॉर्डिंग करती हूँ हमेशा बर्ड्स की। और ये आप रेड नेप्ड आइबिस देख रहे हैं, डीगल टोल प्लाजा के पास में ही है। रेड नेप्ड आइबिस आज काफ़ी समय बाद मुझे दिखा है, जैसे कि गर्मी की वजह से सारे ही पशु पक्षी परेशान थे। अब इनको थोड़ा सा रिलीफ मिला है, मौसम थोड़ा सा ठंडा हुआ है। हालांकि गर्मी अभी भी काफ़ी है, लेकिन बादल हैं और बारिश भी हुई है कल परसों में काफ़ी, तो इससे रिलीफ मिला है इनको। अभी एक आइबिस इधर से उड़ के भी गया था, और यहाँ पर कुछ वायर टेल्ड स्वॉलोज और ड्रोंगोज भी घूम रहे हैं। तो वायर टेल्ड स्वॉलोज जो हैं वो ज़्यादा आपको बैठे हुए नहीं दिखेंगे यहाँ पर। बैठे हुए मैंने दो वायर टेल्ड स्वॉलोज को अभी देखा, और मैं कोशिश करती हूँ उन पे फोकस करने की। और ये ज़्यादातर जो है या तो अर्ली मॉर्निंग में या शाम को आप देखें। अब ये देखिए, दो वायर टेल्ड स्वॉलोज यहाँ पर, एक पेयर है मेल फीमेल जो कि बैठे हुए हैं। और मैं कोशिश करूँ कि पूरे समय जब तक कि ये यहाँ पर बैठे हैं मैं फोकस करके दिखाऊँ इन्हें। तो इनके कलर्स देखिए कितने प्यारे हैं। फ्रंट इनका पूरा वाइट होता है, जो हेड के ऊपर एक ब्राउन कलर की कैप सी होती है, और बाकी जो विंग्स हैं और टेल फेदर्स हैं वो मेटालिक ब्लू और ब्लैक होते हैं। तो ये वायर टेल्ड स्वॉलोज का पेयर है।
सुबह और शाम को ये बैठते हैं, लेकिन अभी ये प्रीनिंग कर रहे हैं। प्रीनिंग जो है बड़ा ख़ास एक फंक्शन होता है बर्ड्स में, और ये इसलिए करते हैं क्योंकि इनके जो भी फेदर्स के बीच में पैरासाइट्स वगैरह इकट्ठा हो जाते हैं, और जो भी इनको इचिंग होती है, खुजली वगैरह होती है, उससे छुटकारा पाने के लिए करते हैं। तो ऐसा भी देखा गया है कि जैसे अभी फ्रेशली बाथ लिया, नहाया है बर्ड ने, तो उस समय प्रीनिंग कर रही होती है। और अदरवाइज भी है, जैसे अभी ये नहाए हुए नहीं है, लेकिन फिर भी ये प्रीनिंग कर रहे हैं, इसी वजह से ये बैठे हैं। वरना स्वॉलोज आपको बैठे हुए जनरली नहीं दिखेंगे। ये उड़ते हुए जो है पानी के सरफेस पर से इंसेक्ट्स वगैरह को पकड़ लेते हैं, मतलब उसी टेक्निक से जिस तरह से कि ड्रोंगोस करते हैं, और उसके बाद हवा में ही उनको खा लेते हैं। तो इनके जो फ्लाइट होती है स्वॉलोज की, वो भी एक अलग तरीके की होती है, ग्लाइडिंग सी फ्लाइट होती है, आपने देखा होगा। और ज़्यादा ये विंग्स को फ्लैप नहीं करते, शॉर्ट फ्लैप्स करते हैं। और मतलब पानी के, या मतलब ज़्यादातर जो पानी की वाटर बॉडीज होती है उसके पास में ही जो मिट्टी के बैंक्स होते हैं, उस पर ये बैठे होते हैं। देखिए ये उड़ गए दोनों, पास में ही इनका घोंसला भी है। और कई जगह मैंने दिखाया आपको, छोटे छोटे कोटर हैं जो पानी के किनारे, उसके अंदर ही अपना घोंसला बनाते हैं। यहाँ पर मैंने एक ड्रोंगोज का भी पेयर देखा अभी, मेरे ख्याल से ड्रोंगोज ही थे। यहाँ पे दो ड्रोंगोज हैं। और अभी कुछ स्पॉट बिल डक्स भी यहाँ पे थी जो उड़ के गई हैं, जैसे ही मैं उतरी गाड़ी से, तो स्पॉट बिल डक्स भी जो है वो उड़ के दूसरे साइड चली गई। तो ड्रोंगोज का भी आपको पता है कि जो ये हवा में इंसेक्ट्स पकड़ते हैं, इसको एरियल सैलिंग कहते हैं। यहाँ पर देखिए इस झाड़ी के अंदर है ड्रोंगो, मेरे ख्याल से वो वही वाला पेयर है जो यहाँ पे रहता है। और एरियल सैली कहते हैं, जो ये तरीका इनका होता है इंसेक्ट्स पकड़ने का, उसको एरियल सैलिंग बोलते हैं। तो ये पूरे एरिया में अब थोड़ा सा पानी आया है, ये वाला पानी जो है अभी, इसके अलावा अभी बहुत ज़्यादा बारिश तो शायद नहीं हुई है यहाँ पे, जैसा कि लग रहा है इसको देखकर। वायर टेल्ड swallows फिर से मिल गई मुझे करौंथा के पास में। यहाँ पर मैंने विंटर के टाइम पे बहुत ज़्यादा माइग्रेटरी बर्ड्स की रिकॉर्डिंग की थी। जनवरी, फरवरी, मार्च तक भी, इवन अप्रैल के शुरुआत तक भी थी। अब ये एक पेयर है वायर टेल्ड swallows का। आप देखिए ये फीमेल है। वायर टेल्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो इसके पूंछ के नीचे से जो दो तार की तरह निकले हुए हैं ना, ये लंबे हैं जिसमें वो मेल है, और जो छोटे हैं उसमें वो फीमेल है। तो इसलिए इनको वायर टेल्ड स्वॉलोज कहते हैं। ये सेम वही हैं जो अभी आपने टीगल टोल प्लाजा के पास देखा। और सुबह के टाइम यहाँ बैठ के ये भी प्रीनिंग ही कर रहे हैं। तो आज स्वॉलोज के मामले में किस्मत अच्छी है, क्योंकि बैठे हुए स्वॉलोज को मैंने काफ़ी समय बाद फिल्माया है। बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग या शाम को ही बैठे हुए ही मिलते हैं। तो आज लकीली ये दो जगह मुझे बैठे हुए स्वॉलोज मिल गए हैं। और इस जगह पर अभी देखते हैं और क्या मिलता है आज। तो ये ग्रेटर कुकल आज फिर से मिल गया है। ये उस दिन भी मिला था मुझे जब मैं जिस दिन मुझे पीकॉक मिला था, लेकिन ये उड़ के जा रहा था तो शूट नहीं हो पाया था। ये मेल है इसका, और पहले भी मैंने दिखाया हुआ है इसको। भारद्वाज पक्षी कहते हैं और इसकी साइटिंग को बड़ा लकी माना जाता है, ये भी बताया था मैंने। और इनकी भी देखिए आँख बिल्कुल रेड कलर की होती है, जैसे कि आपकी एशियन कोयल की होती है, नाइट जार की होती है, शिक्रा मेल उसकी भी आँख लाल होती है। तो इनका भी आइरिस जो है वो रेड कलर का होता है। तो आज मैं ये सोच रही थी कि आपसे क्या टॉपिक डिस्कस करूं, तो माइग्रेटरी बर्ड्स के जो पाथवेज होते हैं उसके बारे में कुछ डिस्कस करने का सोचा मैंने। तो इंडिया जो हमारा जो भारत देश है वो इस तीन मेजर फ्लाईवेज के अंदर इंक्लूडेड है। टोटल 8 ऐसे पाथवेज हैं जिस पर बहुत ज़्यादा नंबर में, हाई नंबर में माइग्रेटरी बर्ड्स उस पाथ को फॉलो करती हैं। तो उनको माइग्रेटरी फ्लाईवेज कहा जाता है। तो उसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ा मेजर फ्लाईवे है वो है सेंट्रल एशियन फ्लाईवे, जिसका हिस्सा भारत भी है। और ये वही फ्लाईवे है जिससे कि वो पक्षी जो कि हिमालय को क्रॉस करके आते हैं, तिब्बत, मंगोलिया, सेंट्रल एशिया की तरफ से, जिसमें कि बार हेडेड गूस भी इंक्लूडेड है, वो जब आते हैं तो वो इसी वाले फ्लाईवे को फॉलो करते हैं। इसके बाद है ईस्ट एशियन ऑस्ट्रेलेशियन फ्लाईवे। तो इसमें जैसे कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है, तो साउथ ईस्ट एशिया के जो आइलैंड्स हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया का जो एरिया है, वो सारा कुछ इसमें आता है। और इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट, ईस्टर्न पार्ट, साउथ ईस्ट, ये वाला पूरा एरिया इसमें इंक्लूडेड है। उसके बाद जो आपका ईस्ट अफ्रीकन एशियन फ्लाईवे है, वो तीसरा फ्लाईवे है जिसके अंदर इंडिया इंक्लूडेड है। तो इसमें जो ये फ्लाईवे है इसके अंदर कुछ पैसेज माइग्रेंट्स हैं, जिसमें से आपने देखा होगा मेरा एक वीडियो है जिसमें यूरोपियन रोलर मैंने फिल्माया था। वो पैसेज माइग्रेंट है इंडिया में।
तो ज़्यादातर जो है नॉर्दर्न नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में और साउथ इंडिया के थ्रू भी ये पास करता है ऑन इट्स वे टू साउथ अफ्रीका। तो इसका जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो इंडिया नहीं बल्कि अफ्रीका होता है, लेकिन ये क्रॉस करके इंडिया में से जाता है। तो ये वाला फ्लाईवे भी ऐसा है जिसका हिस्सा इंडिया है। तो इस वीडियो के साथ में ही मैं जो फ्लाईवेज की एक लिस्ट है पूरे वर्ल्ड मैप के साथ वो लगाने की कोशिश करूंगी। 3 मैंने आपको बताए, 5 फ्लाईवेज और हैं जो कि बाकी देशों को इंक्लूड करते हैं। इंडिया उनमें इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन वो भी बड़े इंपॉर्टेंट फ्लाईवेज हैं और बर्ड्स उसको फॉलो करती हैं। तो जो हमारी माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं वो आप ये समझिए कि जो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस माइग्रेट करता है वो है आर्कटिक टर्न माइग्रेशन के दौरान। जो सबसे हाईएस्ट फ्लाइंग बर्ड है माइग्रेशन के दौरान वो बार हेडेड गूस है। इसके बारे में पहले भी कई बार डिस्कस कर चुकी हूँ। और जो एक बार में सबसे लंबे समय तक उड़ता है पक्षी माइग्रेट करने के टाइम पे, वो है बार टेल्ड या ब्लैक टेल्ड गॉडविट इसको कहते हैं, जो कि यूरोपियन कंट्रीज से आता है इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया में। तो ये सबसे लॉन्ग ड्यूरेशन की फ्लाइट लेता है, लगातार उड़ता है। तो ड्यूरेशन, डिस्टेंस और हाइट, 3 चीज़ें मैंने आपको बताई। अब ये सोचने वाली बात है कि क्या ये लगातार जो उड़ते हैं इस बीच में क्या ये सोते नहीं हैं? ये कॉमन मूअर हेन है। दो एक बार तो मुझे लगा कि ये कहीं ब्लैक फ्रैंकोलिन तो नहीं है, लेकिन ये कॉमन मूअर हेन है। और यहाँ पर अभी पानी नहीं है तो इसलिए ये घास में चल रही है। दो हैं ये कॉमन मूअर हेन। यहाँ पर एक लैपिंग की भी आवाज़ आ रही है। और जो मैं आपको ये बता रही थी कि ये माइग्रेशन के दौरान या अदरवाइज भी पक्षी आराम कैसे करते हैं। इन जनरल बर्ड्स आराम कैसे करती हैं, इनके स्लीप पैटर्न्स क्या होते हैं। तो 2 मेन स्लीप पैटर्न्स हैं जो कि बर्ड्स में पाई गई हैं। मैं एक आर्टिकल उस पर रिसेंटली पढ़ रही थी। तो एक तो है स्लो वेव स्लीप। ये इंसानों में, दूसरे मैमल्स में भी होता है। स्लो वेव स्लीप का मतलब डीप स्लीप, जिसमें एक्चुअली आपके ब्रेन को आराम मिलता है, शरीर को आराम मिलता है। तो दूसरा जो टाइप ऑफ स्लीप है वो है REM, मतलब रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, जिसमें कि ड्रीम्स आते हैं। तो बर्ड्स में और मैमल्स में फ़र्क ये है कि जब हम आराम करते हैं तो हमारे ब्रेन के दोनों हेमिस्फीयर एक साथ स्लो वेव स्लीप को फील करते हैं, महसूस करते हैं। लेकिन बर्ड्स के केस में ये यूनी हेमिस्फेरिक स्लो वेव स्लीप है, मतलब UHSWS। तो इसमें एक हेमिस्फीयर एक बार में आराम करता है, स्लो वेव स्लीप को फील करता है, और जो दूसरा हेमिस्फीयर है वो एक्टिव रहता है। और उस समय जो भी उसकी उसके प्रोटेक्शन के लिए या जो भी उसके आसपास जो एक्टिविटीज़ होती है उसके प्रति वो हेमिस्फीयर जो है वो सजग रहता है। तो इसलिए एक बार में एक हेमिस्फीयर को आराम देने की क्षमता केवल बर्ड्स में है। और यही क्वालिटी ये माइग्रेशन के दौरान बहुत सारे बर्ड्स यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने बार टेल या ब्लैक टेल गॉडविट के बारे में बताया, जो कि सबसे लॉन्ग ड्यूरेशन की फ्लाइट कवर करता है। तो वो इसी तरह से करता है कि वो उड़ता रहता है और नींद में ही उड़ता रहता है। उसके एक हेमिस्फीयर आराम करता है, स्लो वेव स्लीप को फील करता है, और दूसरा हेमिस्फीयर एक्टिव रहता है। और उसके फ्लाइट के लिए जो भी उसको अपने ब्रेन की एक्टिविटी चाहिए और आसपास प्रेडेटर्स को समझने के लिए, उनसे बचने के लिए जो एक्टिविटी चाहिए, वो एक्टिविटी एक हेमिस्फीयर में चलती रहती है, दूसरा आराम करता है। उसके बाद दूसरे हेमिस्फीयर को आराम दिया जाता है और पहले वाला जो आराम कर चुका है वो एक्टिव हो जाता है। तो ये फंडा है UHSWS का। उसके बाद जो और जो क्या तरीके होते हैं जिससे कि बर्ड्स आराम करती हैं, तो उसको अगर हम देखें तो जो सबसे कॉमन चीज़ जो पैसेराइन से मिलती है, मतलब पर्चिंग बर्ड्स में, जैसे कि ये स्वॉलो अभी यहाँ पे तार पे बैठी हुई है, ये जिस टेक्निक से बैठी है इसको पर्चिंग कहते हैं। मतलब ये कि इसके पैर के जो डिजिट्स हैं, जो टेंडन्स हैं, वो इस वायर के ऊपर या पेड़ की डाल के ऊपर जहाँ पर भी बैठा है उसके ऊपर ये लॉक कर जाते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है कि इसमें आइसोडक्टाइली होती है, मतलब आगे 2 डिजिट्स होते हैं और पीछे 2 होते हैं। अगर आगे 3 है पीछे 1 है, जिसको एनाइसोडक्टाइली कहते हैं, तब भी बर्ड पर्च कर सकती है। तो पर्चिंग जो है सबसे कॉमन मैकेनिज्म है जिससे कि बर्ड्स रेस्ट करती है। रात के टाइम पे ज़्यादातर बर्ड्स जो दिन के समय एक्टिव रहती है वो रात को आराम करती हैं, और रात वाली बर्ड जैसे आउल्स हैं, नाइट जार हैं वगैरह, ये दिन के टाइम आराम करते हैं। तो जब भी ये आराम करते हैं तो उस टाइम ये पर्च करते हैं एक ऊंची डाल पे या तार पे या जो भी जगह है जहाँ पे इन्होंने अपना घर बना रखा है। दूसरा जो टेक्निक है वो है टकिंग। टकिंग उस चीज़ को कहते हैं जो वाटर बर्ड जैसे डक्स वगैरह हैं, वो दोपहर के टाइम में मैंने कई बार दिखाया है कि वो अपने फेस को अपने विंग्स के अंदर छुपा लेती हैं। तो उस
तरीके को टकिंग कहते हैं, वो भी आराम करने का एक तरीका है। तीसरा जो तरीका है वो है रूस्टिंग, मतलब कि जो बहुत सारे बर्ड्स एक कम्युनल रूस्ट में आराम करते हैं। इसका फायदा क्या हो सकता है कि इसमें हर एक को आसपास देखने की, प्रेडेटर्स से अलर्ट रहने की ज़रूरत नहीं है। कुछ बर्ड्स हैं जो लुकआउट पे हैं और वो देख रहे हैं, उसके बाद वो आराम करने आएंगे तो दूसरी बर्ड्स आ जाएंगी उनकी जगह पर, जो कि पहरा देंगी। तो रूस्ट में आराम करने का ये फ़ायदा है। बड़े बड़े कम्युनिटीज़ में आराम करती हैं बर्ड्स यहाँ पर, जैसे कि आपके जो बर्ड्स कम्युनिटीज़ में रहती हैं, जैसे बैबलर्स हैं, उसके बाद आपके स्टारलिंग्स के बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स होते हैं, कई बार वल्चर्स के भी बड़े ग्रुप्स होते हैं जो कि एक जगह रूस्ट करते हैं। तो रूस्टिंग का ये मतलब होता है। उसके बाद चौथा तरीका जो होता है, जो मरीन बर्ड्स होती है, जो दूर दूर तक केवल समंदर और पानी और हवा है, वहां पे वो कैसे आराम करती होंगी। तो पानी पर ही तैरते तैरते वो नींद की झपकियां ले लेती हैं। और उसके अलावा जो मैंने बताया कि जो माइग्रेशन के दौरान बर्ड्स कैसे आराम करती हैं, वो है यूनी हेमिस्फेरिक स्लो वेव स्लीप, मतलब कि आधे ब्रेन को आराम दिया जाता है एक बार में, दूसरा आधा एक्टिव रहता है, और उसके बाद जब वो पार्ट रेस्ट कर चुका होता है, तब जो वो दोबारा से एक्टिव हो जाता है और जो अभी तक एक्टिव था उसको आराम दिया जाता है।